अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, चुनाव आयोग फिर से सुर्खियों में है और इस देश के विपक्ष ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर भी तमाम प्रश्न चिन्ह लगातार खड़े किए जाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने विपक्ष के उठे हर सवालों का जवाब जब भी विपक्ष की तरफ से हुआ है दिया है और लिखित बयान भी जारी किए हैं। लेकिन चुनाव आयोग कोई आज से सवालों के घेरे में नहीं है। चुनाव आयोग पर हमेशा जो पार्टियां चुनाव हारती हैं वो समय समय पर आरोप लगाती रहती हैं, भूमिकाएं भले बदलती रही हूँ। कोई सत्ता में है तो प्रतिपक्ष वाला आरोप लगाएगा, जब प्रतिपक्ष की पार्टी सत्ता में आ जाती है तो फिर जो सत्ता से प्रतिपक्ष में गया होता है वो भी आरोप लगाता है। बहनों भाइयों, तमाम बातों के बीच इसमें आज तक कोई क्रेडिबल एविडेंस कोई प्रस्तुत नहीं कर पाया कि ईवीएम हैक हो सकती है या ईवीएम में बदलाव किया जा सकता है। ऐसा कोई क्रेडिबल एविडेंस अब तक सामने नहीं आया, लेकिन ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर प्रश्न चिन्ह राजनीतिक दल उठाते रहते हैं। मिसाल के तौर पर जब 2012 का चुनाव मायावती हारी थी और 2017 का हारी थी, तब उन्होंने खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि सारी ईवीएम में के जरिए वोट उनके छीन लिए गए हैं, जबकि वोट किए गए थे, इसके बावजूद उन्हें वोट नहीं मिले। इस बार भी मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये आरोप लगाए हैं। राहुल ने विस्तार से लेख भी लिखा है, अपोजिशन सवाल उठाता है। बीजेपी इस चुनाव आयोग का मुद्दा मानती है, लिहाजा वो इन्हें डिफेंड नहीं करती, लेकिन कहती चुनाव आयोग इसका जवाब दे। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, महाराष्ट्र इलेक्शंस को लेकर राहुल गांधी ने एक तकरीबन 11-12 समाचार पत्रों में एक एडिटोरियल आर्टिकल लिखा। उसमें उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जब सार्वजनिक रूप से कोई बात लिखते पढ़ते हैं तो उसको पब्लिक डोमेन में चर्चा होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है। पूरे देश के 140 करोड़ भारतीय अपनी सरकारें चुनते हैं। वो राज्य की सरकारें चुने या फिर केंद्र की सरकारें, उन्हें ये जानने का बिल्कुल हक है कि उनका वोट सही जगह पड़ा है या नहीं पड़ा है। बहनों भाइयों, जब ईवीएम नहीं था तब बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी। आपको याद होगा कि जब हर फेज के चुनाव होते थे तो दूसरी हेडलाइन मत प्रतिशत के बाद ये होती थी कितने लोग मारे गए और कितने घायल हुए और हिंसा कितने बड़े पैमाने पर हुई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईवीएम और चुनाव आयोग की बेहतर होती कार्यप्रणाली के चलते हमने इस हिंसा को रोका है, इस मास बूथ कैप्चरिंग को रोका है। यंग पीढ़ी, जो यंग जनरेशन है, हो सकता है उसकी जहन में बूथ कैप्चरिंग जैसी चीजें ना हो या उसे पता ना हो, लेकिन जो भी 40s में है उन्हें पता है कि बूथ कैप्चरिंग क्या होती थी। एक श्रृंखला होती थी जहां आपके वोट आपकी आंख के सामने लूटे जाते थे और आप हेल्पलेस थे। तब न संचार का साधन था, न इतनी फोर्सेस थी, न चुनाव को लेकर कभी इतने ज़्यादा प्रशासनिक इंतजामात होते थे। तमाम चीज़ें नैतिकता और शुचिता पर होती थी। खैर, अब वो चीज़ें नहीं रही, तो अब क्या है, अब टाइट सिक्योरिटी फोर्स है और इलेक्ट्रॉनिकली आपके वोट डाले जाते हैं। यानी वंस आपका वोट लॉक्ड हुआ, कोई चेंज नहीं कर सकता। अभी तक कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं आया, लेकिन कंप्यूटर तो कंप्यूटर है, जो प्रोग्राम किया जाएगा वही चल दिखाएगा। दुनिया के बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो तरक्कीशुदा मुल्क हैं जिन्होंने कभी ईवीएम को इस्तेमाल नहीं किया। जापान और अमेरिका इसके उदाहरण हैं, जो ईवीएम को नहीं चाहते। लेकिन हम कितने दिनों तक टेक्नोलॉजी को इग्नोर करेंगे? वो भी तब जब इस देश में करोड़ों वोटर्स के बीच चुनाव होता हो, तो हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना ही पड़ेगा। अब जब बात टेक्नोलॉजी पे आती है तो उसके साथ तमाम कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। राहुल गांधी का मुख्य आरोप क्या है? उनका मुख्य आरोप है कि वोटर लिस्ट प्रिपरेशन में गड़बड़ी की गई, 40 लाख अतिरिक्त मतदाता जोड़े गए, चुनाव की प्रक्रिया को बाधित किया गया। ईवीएम टेम्परिंग का वो डायरेक्ट आरोप तो नहीं लगाते, लेकिन इनडायरेक्ट आरोप वो लगाते हैं। अपोजिशन भी ये बात कह रहा है सॉरी, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? हमें उस सच्चाई को जानना चाहिए, समझना भी चाहिए और इस पर खुली चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि बहनों भाइयों, मेरा इस पर अलग मत है। अगर हम इतनी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, और अगर किसी के मन में भी शक व शुबा है, थोड़ा भी डाउट है, तो बहनों भाइयों, ये लोकतंत्र पर उसकी आस्था के विपरीत बात होगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के डाउट को क्लियर किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को सामने आकर डाउट क्लियर करना चाहिए।
हम लोगों को डिबेट के जरिए सारे डाउट्स एक्सपर्ट्स के सामने रखने चाहिए, उनकी ओपिनियंस लेनी चाहिए, तभी हम अपने देश के लोकतंत्र को मजबूत कर पाएंगे। सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, इनकी भी ड्यूटी है। अगर आपके पास एविडेंस है देन यस, आइए और सबूत के साथ प्रस्तुत करिए, लेकिन अगर सबूत नहीं है तो किसी एक व्यवस्था पर बार बार प्रश्न चिन्ह खड़े करने पर भी सवाल किए जाएंगे। आज चर्चा को हम इसी केंद्र बिंदु के आधार पर करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो आरोप हैं इनके पीछे की सच्चाई क्या है, तर्क क्या है, तथ्य क्या हैं और किस किस तरह के एविडेंस मौजूद हैं। तो बात एविडेंस बेस्ड होगी। तो कुछ बयान सुने। These are, of course, some questions to the Election Commission. Question number one. However, in a period of 5 months between Lok Sabha 2024, which these parties won, and Vidhan Sabha 2024, 39 lakh new voters were added in Maharashtra. Second point, somehow voters have suddenly been created in Maharashtra. The government itself is saying our population is 9.54 crores and the Election Commission has more voters than people in Maharashtra. शब्द ही गैर जिम्मेदाराना है। आप हिमाचल जीत लेते हो, कर्नाटक जीत लेते हो, तब आपको कोई तकलीफ नहीं होती। आप जब चुनाव हार जाते हो तो ये तो बचपन में सुना था ना कि जब जीतने लगो तो हम बहुत अच्छे क्रिकेटर और हारने लगो तो अंपायर गलत है। आप देखिए, उन्होंने 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, चारों में चारों अलग अलग आंकड़े हैं। इतने वोट जुड़ गए, इतने वोट जुड़ गए, हर बार आंकड़े अलग अलग हैं। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। ईवीएम में भी धांधली करा के अब बीएसपी के उम्मीदवारों को जीतने भी नहीं दे रही हैं। ईवीएम में धांधली को लेकर अब विपक्ष की पार्टियां भी काफी कुछ बोल रही हैं। ऐसे में अब हमारी पार्टी सहित अधिकांश विपक्ष की पार्टियां भी यही चाहती हैं कि देश में सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह ही बैलेट पेपर के जरिए होने चाहिए। तो बहन भाइयों, आपने टॉप लीडर्स को अभी सुना कि इनकी ओपिनियंस क्या है। आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। एमएच खान साहब बीएसपी के पूर्व पदाधिकारी और विश्लेषक हैं। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। मोहम्मद अमीन फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए। अमीन साहब, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे चाहता हूँ। चूँकि आप चुनाव आयोग में रह चुके हैं तो हमारे पैनल में मौजूद मेहमानों को और हमारे दर्शकों को बताइए कि बार बार ईवीएम पर सवाल उठते हैं, चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। राहुल गांधी का आर्टिकल निश्चित रूप से आपने पढ़ा होगा, बड़े देश भर में उसकी चर्चा है। आप क्या ओपिनियन रखते हैं? देखिए, कई बार मैंने इस बात को रखा है सामने। ईवीएम जो है जब लाई गई थी तब कांग्रेस की सरकार थी और ईवीएम जब लाई गई तो इलेक्शन कमीशन ने सबके सामने डिस्प्ले किया। ऑल पार्टी लीडर्स को बुलाया गया, उनके सामने डिस्प्ले किया गया, चाहे वो ईवीएम की बात करिए चाहे वो वीवीपैट की। ये तो इंट्रोडक्शन की बात है, जब इंट्रोड्यूस की गई मशीन या वीवीपैट और सबका डाउट दूर किया गया और सब एग्री थे उस वक्त, सारे जो लीडर्स थे। अब आप बात ये उठाई जाती है कि ये अमेरिका में और कई जगह बंद हो चुकी है। मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि ये जो ईवीएम है हिंदुस्तान की, ये ईवीएम जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर है, इसका कोई इंटरनेट से वास्ता नहीं है। और जो फॉरेन में जो बंद की गई अमेरिका वगैरह में, वो इंटरनेट से जुड़ी होती थी उनकी सुविधाओं के हिसाब से, इसलिए उसमें हेरा फेरी हो सकती थी। यहाँ पर आपको ये ईवीएम इसलिए क्लियर हो जाती है कि जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन सुबह सुबह जब मशीनें लाई जाती हैं तो हर पार्टी का एजेंट वहां मौजूद होता है पोलिंग स्टेशन पे और रैंडमली चेक कराई जाती है और उसे बाकायदा सर्टिफिकेट पे साइन कराए जाते हैं कि सारी ईवीएम सही है।
और जीतने के बाद सर, क्या अब तक कोई इसका सबूत नतीजा मिला है कि एग्जाम्पल ईवीएम दूंगा। टैंपर की सुनिए, जा सकती है? अब तक कोई सबूत है देश में? मिश्रा जी, एक एग्जाम्पल दूंगा। यही ईवीएम है जो कि इनको जिताती है स्टेट्स में, चाहे वो आपका देख लीजिए तेलंगाना हो, हिमाचल हो, कर्नाटका हो, वेस्ट बंगाल हो, झारखंड हो, पंजाब हो, तो सब जगह तो ये सही है और उसके बाद गलत हो जाती है इमीडिएटली। ये मेरे समझ से परे की बात है। और जहां तक सवाल ये कहा गया कि ये ईवीएम के बारे में फिर दोबारा बैलेट पेपर पे जाइए, अब मैं बता दूं ईवीएम दोबारा क्यों नहीं जाएंगे बैलेट पेपर पे। क्योंकि बैलेट पेपर के अंदर टेक्निकल बात है सर, आपको सारे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि बैलेट पेपर जाने का मतलब ये है कि अगर आपको शाम को आधा या 1 घंटा मिल गया तो आपने फटाफट जो है बैलेट पेपर पे मुहर ला के डाल दिए बक्से में, और आप समझ सकते हैं कि आधे घंटे में और 1 घंटे में कितने नहीं, भरे जा मैंने वो सकते हैं। दौर याद दिलाया लेकिन- लोगों को। सुनिए मैं ओपनिंग स्पीच में मैंने वो दौर याद दिलाया था। और ईवीएम, सुनिए मिश्रा जी, लेकिन ईवीएम जो है, ईवीएम के अंदर जब आप आते हैं वोट डालने के लिए, आप भी गए, दुनिया जाती है, ईवीएम के जब आप आते हैं तो पर्ची लेके आते हैं अंदर, तो आपको मिलान करता है, उसके बाद आपको वहां से कमांड देता है। कमांड देने के बाद जब अंदर जाते हैं ईवीएम दबाने के लिए मशीन को, तो वहां पे और फिर वीवीपैट पे ट्रांसफर पे ये एक 17 सेकंड यानी 1 मिनट की पूरी वो प्रक्रिया है और सब विजुअलाइज हो रही है। ओके, एक सवाल और उठाया गया अपोजिशन की तरफ से, उस पर भी थोड़ी क्लैरिटी दें कि जो वोटर रोल आउट है, जो वोटर लिस्ट है, मतदाता सूची है, उसको लेके बहुत प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि तमाम नए वोटर्स ऐड कर दिए जाते हैं, कुछ समर्थकों के नाम काट दिए जाते हैं, जैसा महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आरोप लगे। अच्छी बात है मिश्रा जी, सवाल इस बात का है कि ये जितने पार्टी के वर्कर्स हैं, हर पार्टी के लीडर्स हैं, जब हमारा जिला निर्वाचन अधिकारी एक पब्लिश करता है नोटिस कि हम रिवीजन करने जा रहे हैं वोटर लिस्ट का, और वोटर लिस्ट के लिए बीएलओ जाते हैं डोर टू डोर, उस वक्त ये लोग कहाँ होते हैं? हर पार्टी को इन्फॉर्म किया जाता है टाइमली कि आप आइए, चाहे वो ईवीएम की चेकिंग के टाइम हो और या इस वक्त वोटर लिस्ट की बात हो, दोनों वक्त बुलाया जाता है और सबको इन्फॉर्म किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, और जाके देखना चाहिए। ये लोग उस वक्त कोई नहीं देखते हैं, बिल्कुल अपनी मस्ती में मस्त, जो सत्ता में है वो अपनी सत्ता में, और जो दूसरे लोग हैं वो अपनी पता नहीं किन कामों में लगे रहते हैं। ये भी एक इलेक्शन लड़ते हैं तो उनका एक फर्ज बनता है, ये काम है उनका कि अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो अपनी वोटर लिस्ट को ठीक कराएं, अपने देखरेख में कराएं। बहुत शुक्रिया अमीन साहब, हमारे साथ प्लीज बने रहिएगा। मैं नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को स्थान दूंगा। मेरे साथ डॉक्टर समीर सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। समीर जी, आपका शुक्रिया। आपकी पार्टी चुनाव आयोग की कार्यशैली और ईवीएम पर क्या ओपिनियन रखती है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, हम एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल होने के नाते हम जनता के बीच में जाते हैं, और निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था, और संवैधानिक संस्था हमेशा, अभी मैं सुन रहा था अमीन साहब को, अमीन साहब ने बड़े विस्तार से चीज़ों को रखा। मेरा मत है, मेरी पार्टी का मत है कि समय समय पर निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और वो चुनाव की प्रक्रिया में वो सुधार करती रहती है। सभी राजनीतिक दलों की सहमति और परामर्श से हमेशा, किसी ज़माने में बैलेट पेपर से वोट होता था, बैलेट पेपर के बाद ईवीएम आया, ईवीएम के बाद वीवीपैट उसमें जोड़ा गया, अब धीरे धीरे उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए और लोगों की सुविधाओं के लिए ईवीएम और वीवीपैट से लोगों की मतदान की क्षमता बढ़े, लोगों के शांतिपूर्ण मतदान हो सके, सुरक्षित और निष्पक्ष मतदान हो सके, उसकी काउंटिंग में ज़्यादा समय न लगे। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने प्रयास किया। मैं इसके लिए निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देता हूं, और मैं चाहता भी, हर देश का नागरिक चाहता है कि समय समय पर परिवर्तन करके हमको सुविधाएं बहाल। पर कितना इत्तेफाक की बात है कि आप ही वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 2009 में चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर पूरा एक सीरीज चलाई थी, याद है खान साहब? अडवाणी जी के नेतृत्व में सुरेश कुलकर्णी जी थे, उन्होंने एक पूरी पुस्तक लिख डाली थी। ब्रजेश जी, मेरा इतना कहना है, नाउ यू आर हैप्पी विद ईवीएम? नहीं, मेरा इतना कहना है कि निर्वाचन आयोग समय समय पर बेहतरी के लिए काम करता रहता है। ये जरूर है कि अभी मैं राहुल गांधी को सुन रहा था और अखिलेश यादव को सुन रहा था, वो बैलेट पेपर के युग में ले जाना चाहते हैं। क्यों ले जाना चाहते हैं? अमीन साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि 5 मिनट मिल जाएगा तो हम वोट छाप देंगे। मैनपुरी, इटावा और कन्नौज में वोट छाप नहीं पा रहे हैं, हार जा रहे हैं, इस नाते वो पुराने दिनों को याद करके उस दिशा में ले जाना चाहते हैं। इससे ज़्यादा मैं नहीं। राहुल गांधी गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं।
देखिए, राहुल गांधी जब भी बयान देते हैं तो देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। निर्वाचन आयोग ने कई बार राजनीतिक दलों को बुलाया, हमको भी बुलाया, बाकी दलों को भी बुलाया, और ये कहा कि साहब आप ईवीएम हैक करके दिखाइए। आज तक किसी ने हैक नहीं कर पाया। दूसरी चीज़ जो अभी अमीन साहब ने कहा, जब आप जीतते हैं, 2024 की बात कर रहे थे राहुल गांधी, 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर वो जीते, जो सीटें प्राप्त किए, तो क्या लगता है उनको कि ईवीएम ठीक था और जहां हार गए वहां ईवीएम खराब था? राज्य सरकारों में वो तेलंगाना जीत गए तो ईवीएम ठीक था और तेलंगाना और बाकी आंध्र प्रदेश हार गए तो तेलंगाना खराब था, दिल्ली हार गए, तेलंगाना मतदान ईवीएम खराब था। मेरा इतना जरूर कहना है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। आप जब बयान देते हैं तो गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। ये लंबे समय से ईवीएम की बात हो रही है और ये नहीं कहते कि ईवीएम जवाब खराब। तो चुनाव आयोग को कहना चाहिए कि राहुल गांधी गैर जिम्मेदाराना नहीं, बयान मैं दें। इस नाते कह रहा हूं, आप कैसे ऑन कर सकते हो मैं कि इस राहुल गांधी नाते गैर आरोप जिम्मेदाराना लगा रहा हूं स्थिति? गैर जिम्मेदाराना का। वो निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाते और कहते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव पक्षपातपूर्ण रवैये से जीत गई। निर्वाचन अच्छा, आयोग आपको उनसे टैग करते हैं, निर्वाचन आयोग पक्षपात करता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, आपकी जब सरकार थी, सर, देश के आजादी के 75 75 साल में 60 साल कांग्रेस की सरकार थी। पहला चुनाव 51 और 52 में हुआ था, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने चुनाव के अंदर कौन सा परिवर्तन किया? धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। निर्वाचन आयुक्त कैसे बनते थे, धन्यवाद। ये देश जानता है कि आपकी सरकार आउट आफ्टर सुरेंद्र राजपूत जी को लाया जाए, कैसे बनते थे। थोड़ा सा आज वेट कर लेंगे सुनील साजन जी। सारी संवैधानिक संस्थाओं थैंक यू, बहुत शुक्रिया जनता सर, आपको धन्यवाद। हराती है और खींच जो है बहुत निर्वाचन शुक्रिया आयोग पर थैंक उतारते यू। हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, सीधे आप पे ही आ जाते हैं। आपकी पार्टी जब जीतती रही तब आपने हमेशा ईवीएम पर कभी प्रश्न नहीं उठाए और ईवीएम को हमेशा पाक दामन बताते रहे। अब जब बैक टू बैक आप पार्लियामेंट के चुनाव हारते हैं या किसी राज्य में हारते हैं तो सबसे पहले आप चुनाव आयोग और उसकी भूमिका और ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। दो चार चीजें हैं ब्रजेश भाई जो आपके अभी बहस से निकल करके आई। पहली बात तो आज की बहस हम ले जाना चाहते हैं पूरे चुनाव आयोग की अपारदर्शिता पर। पारदर्शी नहीं है चुनाव आयोग, इसलिए हम अपारदर्शिता पर ले जाना चाहते हैं। और यहां पर जो इलेक्शन कमीशन के जो पूर्व नुमाइंदे बैठे हैं, संयुक्त निदेशक साहब और भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र समीर सिंह साहब, ये रहना चाहते हैं सिर्फ ईवीएम पर। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, मसला खाली ईवीएम का नहीं है, मसला पूरी व्यवस्था का है। अभी समीर सिंह जी कह रहे थे कि राहुल गांधी गैर जिम्मेवाराना तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं। अरे भाई, हम तो सिर्फ आरोप लगाते हैं, आप तो संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करते हैं। जो लोग संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं उन पर कोई बात नहीं, और जो खाली बात कर रहे हैं उनको देशद्रोही कहा जा रहा है। ये उचित नहीं। मैं आपको 3-4 चीजें मुद्दे की बताता हूं, ना दाएं ना बाएं। पहली चीज, हरियाणा का इलेक्शन हो चाहे महाराष्ट्र का इलेक्शन हो, हमने कहा कि साहब आप हमें 17C के अंतर्गत हमें वो दे दो, क्या नाम, रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग दे दो। चुनाव आयोग ने मना कर दिया, खाना ही काट दिया कि हम देंगे ही नहीं। आप बात समझ, जो आम आदमी को उपलब्ध होनी चाहिए थी वो देंगे ही नहीं। अब चुनाव आयोग पारदर्शी है, अपारदर्शी, किसी के दबाव में काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है? हमने तो वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी, पैसा देकर के हमने मांगी। दूसरी बात, 5 साल में महाराष्ट्र में वोट बढ़ते हैं 32 लाख और 6 महीने में वोट बढ़ते हैं 40 लाख। एक नासिक का हॉस्टल है जिसमें 40 कमरे हैं, उसमें वोट आते हैं 7,000। मैं आपको बताऊं तो अगर 5 साल में 32 लाख महाराष्ट्र में वोट बढ़ते हैं और 5 महीने में 40 लाख वोट बढ़ते हैं और हम अगर सवालों का जवाब मांगते हैं तो हम गैर संवैधानिक। तो जिस वक्त मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम चल रहा था महाराष्ट्र में, अमीन साहब ने वही बात उठाई, तब आपकी पार्टी कहां थी और उस वक्त आपने ये इशू रेस क्यों नहीं किया? भाई आप लोग भी तो ग्राउंड पे रहे होंगे। मैं आपकी इस बात का भी अच्छे से जवाब देता हूं, इधर उधर नहीं जाऊंगा। मैं आपको बताऊं, चलो स्वीकारा तो इधर। मतदाताओं का हम लगातार BLO के साथ काम करते हैं ब्रजेश जी, और उसके बाद जब हम काम करते हैं और जो सूची हमें दी जाती है उसके बाद आखिरी दिन
आखिरी दिन जो सूची दी जाती है, आखिरी दिन जिस दिन क्या नाम नॉमिनेशन की वो तारीख होती है और आखिरी दिन होता है, उस दिन जो सूची दी जाती है वो बगैर, सर मैं आपको गलत नहीं ठहराना चाहता, लेकिन मतदाता सूची के प्रकाशन के जब होता है ना, आपत्तियां लेने का पर्याप्त समय होता है। हाँ, होता है लेकिन फाइनल नहीं सर, आप रुक जाएं सर, आप रुक जाएं सर, प्लीज रुक जाएं, आप प्लीज रुक जाएं। मतदाता- पहला राउंड है, आप अपने बारे में मतदाता बोलिए। सूची आप लिख लो। राजनीतिक दलों को दी आप भी आप जाती सर है। आप शांत और रहे सर, मुझे बात सुन लीजिए सर, मतदाता सूची तो राजनीतिक दलों आखिरी को दी दिन भी जब जाती होती है ना और वो बगैर फोटो के दी जाती है, तो हमारे पास आपत्तियां और जो लास्ट मतदाता सूची है उस पर समय नहीं होता। एक आखिरी में आरोप और लगाता हूं अमीन साहब के ऊपर। 2009 में महाराष्ट्र में पूरे देश में चुनाव होता है, महाराष्ट्र में चुनाव जब होता है तो 5 बजे के बाद जी फाइनल काउंटिंग जो होती है मतदान की, वो 0.6% घट जाती है। उसके बाद 2014 में 0.1% बढ़ जाती है। उसके बाद फिर 2019 में 0.5% घट जाती है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि 2024 में जब इलेक्शन हुआ तो मतदाता जो 5 बजे के बाद 7% वोट फाइनल बढ़ जाता। थैंक यू सर, 7%। शुक्रिया। अब मैं 20 सेकंड का वक्त देता हूं अमीन साहब को। 20 सेकंड में अमीन साहब मुझे ये बताइए कि आप मतदाता सूची की जब प्रकाशित की जाती है, आपत्ति के लिए कितना समय रहता है? अमीन साहब, आपत्ति के लिए कितना समय रहता है? अब अमीन साहब, थैंक यू सुरेंद्र जी, धन्यवाद सुरेंद्र जी। अमीन साहब 20 सेकंड। देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले ही कहा इस बात को, जब मतदाता सूची रिवीजन के लिए जाती तब इनको इन्फॉर्म किया जाता है, बाकायदा नोटिफिकेशन होता है, लोकल प्रेस में दिया जाता है, कई भाषाओं में दिया जाता है, और इनके हर पार्टी के राइटिंग में जाता है जिला निर्वाचन अधिकारी तरफ से। ये सब कहना गलत बात है। उस वक्त ये लोग एक्टिव नहीं होते, कोई भी पार्टी का हो। क्या और इन्हें बाद पर्याप्त में समय दिया जाता है ताकि आपत्तियां दाखिल कर सकें? झूठ बोल रहे हैं। नहीं सुरेंद्र जी, बीच में नहीं सर, सुरेंद्र जी प्लीज, झूठा आरोप है। सुरेंद्र जी प्लीज, नकारता हूं। सुरेंद्र जी संयम सर। हाँ अमीन साहब कंप्लीट करो। समय दिया जाता है नहीं अमीन साहब? नहीं दिया जाता समय हर लेकिन चीज अब तो आप भी मतदाता स्वीकार कर रहे हो, सूची फिर कौन सी ना बात सुनील है? साजन से थैंक यू बात सर। सुनील साजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, थैंक यू सर। अमीन साहब प्लीज वेट। आप टोटल झूठ हाँ सर, एक सेकंड सर, हो सर रुक जाओ सर। अब 7% वोट कैसे बढ़ हाँ जाता है? आगे बढ़ते सर। सुनील साजन है आपके मित्र। 7% वोट कैसे बढ़ जाता सर है? थैंक यू सर, थैंक यू सर, मैं ले लूंगा जवाब, आप शांत रहिए वोट बढ़ा कर। दोनों लोग शांत रहें सर। सुनील साजन की बारी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, आपकी पार्टी का ये मैं विचार नहीं समझ पाया। आप कहते हैं ईवीएम से 80 के 80 जीत जाएंगे, फिर भी ईवीएम को ईवीएम से बदल देंगे। तो आप ईवीएम पे भरोसा करते हैं या आप उस पर इत्तेफाक नहीं रखते हैं, या आपको लगता है कि चुनाव आयोग पारदर्शी नहीं है? आपकी पार्टी किस विचार के साथ खड़ी है? ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बिल्कुल स्पष्ट है, दुविधा में नहीं है कि जीतेंगे तो अच्छा मानेंगे, हारेंगे तो बुरा मानेंगे। हमारे नेता ने कहा, सर कमेंट कर रहे हो आप तो। ईवीएम पर हम समाजवादी लोग सुरेंद्र जी भरोसा नहीं करते हैं, और अगर 80 की 80 लोकसभा भी जीत जाते तब भी हम इस पर भरोसा नहीं करते। आने वाले समय में ईवीएम से सरकार बनाएंगे और जीत करके ईवीएम को हटाएंगे। सवाल कहां है? जैसे कि हम केवल सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, हम सबूत के साथ सवाल खड़ा कर रहे हैं। जब एक बार हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने चुनाव आयोग पर टिप्पणी की तो चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दी कि आप हमको सबूत दीजिए। तो पूरे देश की मीडिया में हड़कंप मचा कि अब तो चुनाव निर्वाचन आयोग ने समाजवादी पार्टी को नोटिस जारी कर दिया। लेकिन हमारे नेता ने, पार्टी ने सबूत के साथ 2-3 विधानसभाओं में कितना वोट पहले चुनाव में था, इस चुनाव में 10,000 से अधिक वोट कट गया। सूची के साथ, एफिडेविट के साथ हमने निर्वाचन आयोग को दिया। उस दिन से निर्वाचन आयोग बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है, कुछ भी नहीं बोल रहा ये है। किस चुनाव की आप बात कर रहे हैं? 2024, 2022 कब दिया था? प्रवक्ता कह रहे थे कब दिया? बीजेपी नहीं, 2022 का चुनाव हारने के बाद दिया था, और उसके बाद कुछ नहीं बोला निर्वाचन आयोग। और अभी बीजेपी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, हम स्वीकार करते हैं संवैधानिक संस्थाएं हैं, इसीलिए तकलीफ है कि आपने संवैधानिक संस्थाओं पर जो निष्पक्ष होती थी उस पर आपने कब्जा कर लिया है। और ब्रजेश जी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं,
गांव में एक कहावत है, हालांकि एक दूसरी है, लेकिन वो थोड़ा सुनने में लोगों को खराब लगेगी, इसलिए वो मैं नहीं कह रहा हूं। बीजेपी और निर्वाचन आयोग दो जिस्म एक जान है। हम सवाल निर्वाचन आयोग से करते हैं, परेशान होकर के बीजेपी जवाब देती है। भाई आप क्यों जवाब दे रहे हैं, आप क्यों लड़ रहे हैं? और ये बात हमारा 37 सवाल सीटें जीतने वाली पार्टी कर रही है। उस संस्था के लोग आए ना, 40 में 37 जीतने के बाद भी आप कह रहे हैं कि ये दो जिस्म एक जान है। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर निर्वाचन आयोग दो जिस्म एक जान नहीं होती तो मोदी जी चुनाव हार गए होते। मोदी जी जीतते नहीं, मोदी जी को बनारस के सम्मानित लोगों ने हरा दिया था। इसलिए हमारा अपना मानना है, पार्टी का मानना, हमारे नेता का मानना है, जैसे आपने एक जिक्र किया कि पहले बूथ लूटे जाते थे, हम उसके भी पक्ष में नहीं हैं। अच्छी बात है कि निष्पक्ष चुनाव हो, लेकिन ब्रजेश जी आप बताइए, आप में हम सब लोगों से ज्यादा समझ है कि आज अगर किसी बूथ पर जाति और धर्म देख करके वोट काट दिए जा रहे हैं तो क्या यह अपराध उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा? सर अगर ऐसा है जैसा आप बता रहे हैं तो ये तो सर डेमोक्रेसी का मर्डर होगा। अपराध तो वैसे है ना, अगर ऐसा है तो जी। ऑलराइट, शुक्रिया सर, प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। हो रहा है, बिल्कुल ठीक। दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को हम सम्मिलित करेंगे। आपने अपना पक्ष रखा। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे जी मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। दुबे जी, आपका स्वागत। आपकी पार्टी किन विचारों के साथ है कि चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं? हालांकि मैंने देखा है समय समय पर चुनाव आयोग ने बड़ा विस्तृत जवाब दिया है, लेकिन रिसेंटली तीन बड़े स्टेटमेंट्स आए। राहुल गांधी का बयान, फिर उनका आर्टिकल और मायावती का रिसेंटली किया गया अटैक। देखिए ब्रजेश जी, क्या है मतलब आपकी पार्टी इसके किस तरह से मानती है? हम चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, हम उस पर उंगली नहीं उठाते, और उन्होंने, मैं कोई चुनाव आयोग का प्रवक्ता भी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक ये बात है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान वो सूचना देते हैं, राजनीतिक दलों को वो बुलाते हैं, हम लोगों को भी बुलाते हैं। तो जब हम लोग बुलाए जाते हैं, उनके BLO आते हैं, तो अगर हमारा संगठन के लोग हैं वहाँ पर तो हम उस चीज़ को उस समय उठा सकते हैं, उस चीज़ को हम उस समय ये आपत्ति कर सकते हैं। जैसा अमीन भाई कह रहे थे, तो ये बात तो वो सही कह रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं भ्रांतियां कुछ होंगी अगर उन्होंने उठाई है, विपक्ष के लोग उठा रहे हैं। लेकिन मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा तू नहीं हो सकता। आप उसी EVM के सहारे से, उसी व्यवस्था के सहारे से जीत करके आते हो। हम लोगों ने पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में कहा कि संविधान को खतरे में है, इस बात पर आप जीत करके आए, वही EVM जीत करके आए। तो आप जब 37 सीटें जीतते हो तो आप उसको स्वीकार करते हो कि हम जीतते हैं। आप कह रहे हो कि हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे, तभी EVM बदलेंगे। सुरेंद्र राजपूत और सुनील साजन झूठ बोल रहे हैं। नहीं, अब मैं ये तो नहीं कहता कि वो झूठ बोल रहे हैं, कि चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है, ये दो। लेकिन आप दो तरफा क्यों खेल रहे हो? थोड़ा इनके साथ खेलते हो, थोड़ा उनके साथ खेलते हो, बीच से निकलते हो। ब्रजेश जी, आप ऐसा क्यों करते हो? एक विचार रखो। नहीं, हमारा विचार तो बिल्कुल ये भी क्लियर है। ये भी ठीक है। हमने तो कभी भी संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर, हमने जब हम विपक्ष में थे तब भी हमने उंगली नहीं उठाई। क्यों? आपने समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन के साथ आपने विरोध दर्ज कराया? नहीं, हमने कभी विरोध नहीं दर्ज। बिल्कुल आपने सवाल उठाए थे। उनकी EVM पर विरोध नहीं दर्ज कराया। फिर किस पे करा था? जब अगर हम जिस दिन हम विरोध दर्ज कराएंगे तो हम रिजाइन कर देंगे। हम अगर EVM से के ऊपर हमें आपत्ति होगी तो हम EVM से जीत करके आएंगे तो हम कह देंगे कि हम नहीं, ऐसी व्यवस्था को हम स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आपको स्वीकार है, आप उसी को स्वीकार करके आप जीत करके जा रहे हो। राज्यों में आपकी सरकार बन रही है, डायलॉग तो सही दिया आपने, उसके बाद भी आप आपत्ति कर रहे हैं। नहीं, ये बात है। आज आप रिजाइन कर दीजिए। आप अनिल दुबे ने छक्का लगाया, रिजाइन कर दीजिए। आप देखिए सत्ता दबाव ना बन जाए तो कहिए। तो ये बात, अगर हम जीते तो हम स्वीकार कर रहे हैं, हम अगर हारे तो हम कहते हैं। तो आपका मत ये है कि जो भी जिसको भी EVM पे डाउट है पहले वो रिजाइन करे? वो जाए ना, विरोध की बात पे आइए ना। आप स्वीकार भी करोगे और वो भी करोगे। बहुत बढ़िया, आपने मतलब अच्छी बात कही। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मैं इमेज खान साहब को आमंत्रित करता हूँ परिचर्चा में। मायावती बार बार इस पर क्यों उंगली उठाती है कि EVM खराब है, EVM से ऐसा हो गया, EVM से वैसा हो गया? तो आप इसके पीछे का मूल कारण क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, क्या आयोग में पारदर्शिता का अभाव है? बिल्कुल आयोग में पारदर्शिता है ही नहीं। अब मोहम्मद अमीन साहब की जो बातें हो रही हैं ना, मैं बिल्कुल को गलत बोलता हूँ, इसलिए कि वो चुनाव आयोग का पक्ष रखने के लिए बैठे, क्योंकि उस घपले में ये भी शामिल थे। जब घपले हो रहे थे तो मोहम्मद अमीन भी शामिल थे।
अब हम आपको बताते आप पर्सनल टारगेट ना करें, नहीं, वो एक पर्सनल नहीं, पोजीशन पे वो थे, आप- नहीं, वो कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं, नहीं है। पोलिटिकल पर्सन नहीं है वो। चुनाव आयोग के पूर्व क्या है क्या नहीं हाँ। बैठे हैं, तो चुनाव आयोग की बात तो कर रहे हैं वो। तो चुनाव आयोग तो भ्रष्ट है। चुनाव आयोग ने तो अभी क्यों लड़ते हो चुनाव? छोड़ दो अरे चुनाव। नहीं, चुनाव क्यों छोड़ना क्यों लड़ना अमीन छोड़ साहब आप ही के पास आऊंगा प्लीज। नहीं, क्यों लड़ना छोड़ दें? देखिए मैं बता रहा हूं, अभी मिल्कीपुर में क्या हुआ। मिल्कीपुर में एक आदमी डंके की चोट पर कह रहा है कि मैं 8 से 10 वोट डाल के आया हूं, 8 से 10 वोट डाल के आया हूं। क्या किया चुनाव आयोग ने? एक सब इंस्पेक्टर एक प्रधान को कह रहा है मार मार के तुमको भंगी बना दूंगा अरे अगर ऐसे तुमने वर्ड ना वोट डाला। बोलो, ऐसे वर्ड ना बोलो। ऐसे वोट कहा उन्होंने, नहीं, गाली उली भाषा। रिकॉर्डिंग है सर, मैं दिखा दूंगा आपको कि अगर तुम अगर घर से निकले तो तुम्हारा हाल मैं बहुत बुरा कर दूंगा। ये चुनाव आयोग है, ये क्या देख रहा है चुनाव आयोग? मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं 2012 में चुनाव लड़ रहा था, मेरा नाम काट दिया। मैं तो बाबा चिल्लाने लगा ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ, मेरा नाम ही काट दिया। मैंने उनको दिखाया कि भाई और देखो आप प्रत्याशी? अब मैं प्रत्याशी, मैंने कहा देखो भाई मैं तो प्रत्याशी हूं, मेरा ही नाम काट दिया। तब एसडीएम ने कहा भाई बड़ी गलती हो गई, बड़ी गलती, आप परेशान ना हो। तो आपको मतदाता सूची देखने का समय तो मिलता है 10-12 दिन का ना, क्या करते हो उसमें? कहा तो उसमें हमने कि नाम काट दिया, तभी तो कहा हमने मिश्रा जी, तभी तो कहा कि नाम नहीं है मेरा नाम ही नहीं है, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मेरा नाम ही नहीं है। अवसर मिला तभी तो जुड़ा। तो फिर अवसर कुछ नहीं मिला, तो ये इमरजेंसी में सुरेंद्र SDM राजपूत ने की किया। पार्टी हो या सुनील साजन की पार्टी, ये एलन लोग उस मस्क अवसर ने का कहा- इस्तेमाल क्यों नहीं करते? एलन मस्क ने कहा कि ईवीएम में वो टेम्परिंग हो सकती है। एलन मस्क पे भरोसा है, भारत के हाँ, चुनाव भारत आयोग के पे चुनाव नहीं आयोग पे है। भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये क्या बात हुई? ये बात हुई ना जब आप मैं कह रहा हूं- डेमोक्रेसी में मैं पार्टिसिपेट खुद- भी करते हो जब किसी और चीज उसे को- कराने वाली संस्था जब- पर सवाल भी जब उठाते हो। किसी चीज को आप कहेंगे कि ये चीज सही है और दुनिया उसको कहेगी गलत है, तो आप भी सही हो। जब मायावती दुनिया सही 2009 नहीं का कर रही। चुनाव जीती थी और उत्तर प्रदेश में 22 सांसद बन के आए थे, तब तो बड़ी तालियां बज रही थी, बड़ा अच्छा चुनाव हुआ, बड़ा अच्छा चुनाव हुआ। नहीं, तब भी चुनाव नहीं ठीक हुआ था। तभी मैं आपको बता रहा हूं कि बहन जी ने किसी खाली एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में कह दिया था कि सब लोग एक होकर वोट देना, उनको 22 घंटे के लिए रोक दिया गया, चुनाव आयोग ने रोक दिया। और दिल्ली में साड़ी बांटी जा रही है, पैसा बांटा जा रहा है, चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। क्या है? बैज्ड है। बायस्ड है बिल्कुल। क्यों आप देखिए, बताइए खुद तो एक बताइए। बात सुरेंद्र जी की, इनकी अनिल दुबे की बात ठीक है, मत लड़ो। नहीं, ये मत लड़े, बाकी लोग तो लड़ेंगे, ये तो लड़ेंगे, लड़ोगे? ये तो लड़ेंगे और गाली नहीं दोगे? तो अब इनकी बात हम कहते हैं, अब अभी आपको कहते हैं लड़ेंगे, ये समाजवादी पार्टी से मिलके चले जाएंगे भाजपा में। विचार इस्तीफा दो ना, किसानों के इस्तीफा लिए दो जा- ना, नहीं इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। क्यों आपने समाजवादी पार्टी का वोट लिया? इस्तीफा दे दो आप, उसके बाद लड़ लो चुनाव। ये निष्पक्ष बात कर रहा हूं मैं मिश्रा जी आपसे, इस्तीफा ये दीजिए। कौन सी निष्पक्ष बात है? इस पर ये तो बात नहीं आपने थी। वोट लिया, मुसलमानों का लिया, दलितों का लिया, पिछड़ों किसानों का के लिया। नाम पर वो गए, किसानों का भला करने। किसान क्या भला कर रहे हैं? किसान तो आज भी मर रहा है, गन्ना का मूल्य नहीं पा रहा वो। किसानों कहां भला कर रहे हैं ये? किसानों का तो बड़ा बुरा हाल है। 700 किसान मर गए, जब तब कहां थे? अरे भाई जब 700 साढ़े 700 किसान समाजवादी शहीद हो गए। पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव अरे लड़े भाई, थे मिलकर के और आप लड़ा। अलग हुए थे, तब क्यों सरकार बना ली थी? आप इस्तीफा दे देते उस अरे समय। आप कहीं उस समय दे रहे हो? क्यों वीरेंद्र जी, सरकार हाँ, बना ली वीरेंद्र थी जी। आप आपने? दो ना इस्तीफा। नहीं, आप आपको अपनी शर्म बात है नहीं? करो। हमको तो शर्म हमें है। जो करना, हमें तो भाई शर्म वो है। हमें शर्म हम है। दोनों हम लोग एक उनका दूसरे साथ के रुक साथ जाओ, मिलकर क्यों ऐसा के कर रहे लड़े। हैं? हम साथ ये ये लड़ आप रहे काहे हैं। प्रवक्ता ही हमारे कर रहे टाइम हो? पे ये बोल रहे हैं। नहीं, आप ये- तो बोलिए। नहीं, तो क्यों अब बोल मायावती का क्या रुख है? नहीं, मतलब क्यों बोल क्यों रहे नहीं? हैं? कितनी बार वो क्यों बोल रहे हैं? दुबे जी, गठबंधन टूटा, पहला राउंड है। अब ऐसी बात मत करो कि हमें भी काहे बोलना बोल पड़े। रही है? ये पहला राउंड है, आप दिल्ली खंबा नोचे। इतना लिहाज रखो। नहीं, हम खिसियानी लिहाज बिल्ली नहीं रख रहे हैं। खंबा आप वो नोचे। लिहाज ना रखें तो फिर क्या खसियानी करें? बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत हो आप गई भी दुबे थोड़ा जी सा की। शब्दों का चयन ठीक करो। हाँ, हमने शब्दों को चयन ठीक रखता हूँ। ये जो आदमी गलत बात मिले करके- समय का उपयोग क्यों नहीं? तो वीरेंद्र जी आ गए डिबेट में जी। जब मैं ये कह रहा हूं कि जब आप चुनाव आयोग के सामने एक आदमी चिल्ला कह रहा है कि ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, मैंने 8 वोट डाला, चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की? हाँ। कोई कार्रवाई नहीं किया और उसके 8 वोट वैलिड हो गए। ओके, अमीन साहब बताइए भाई, कार्रवाई क्यों नहीं की? इन्होंने वैलिड क्वेश्चंस उठाए। मोहम्मद अमीन साहब बोलिए, कार्रवाई होनी चाहिए थी कि नहीं? मिश्रा जी, पहले तो मैं एक चीज बता दूं, अभी साजन साहब जो कह रहे थे, वो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे और मैं वहां पे गया था, ये और मायावती जी हारी थी उस वक्त और अखिलेश जी सीएम बने थे। मैं गया था वहां पर इंस्पेक्शन करने के लिए, वोटर लिस्ट के लिए रिवीजन करने के लिए कि वहां पर क्या चल रहा है काम। तो जब मैं लखनऊ से बाराबंकी गया तो बाराबंकी में शहर के अंदर एक सेंटर पे गया जहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा था, वहाँ पे कंप्यूटर रखा था और बहुत से फार्म, अब बता रहा हूँ मैं, बहुत से फार्म नीचे डस्टबिन में पड़े हुए थे, भरे हुए फार्म। रीजन
इन लोगों को ये नहीं पता है या ये नहीं समझाना चाहते अपने वर्करों को या वोटरों को कि उसका काउंटर फाइल लेके आओ। काउंटर फाइल लेके आएंगे तो मजबूरी है उसकी वोटर रजिस्ट्रेशन करना जी। और ये खान साहब जो है जो बात कह रहे थे कि यकीन नहीं है इनको, तो हो सकता है कि ये उस दिन घर पे ना हो, इनके घर वालों को पता ना हो। और अरे तो घर पे नहीं है तो नाम थोड़ी काट दोगे सर? हो सकता है कहीं काम से गए हो तो आप नाम थोड़ी काट दोगे सर। ये नहीं, ये तर्क नहीं है सर। और लाइट वीरेन जी भी आ गए डिबेट में। वीरेन जी, चुनाव आयोग को लेकर जो सवाल विपक्ष उठा रहा है उसका पब्लिक में क्या रिएक्शन है? वीरेन जी, वीरेन सिंह जी बोलिए। ब्रजेश जी, लोकतंत्र में चुनाव का मतलब ही है कि पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था, और जब उस पर सवाल खड़े होने लगे तो फिर या तो उससे अच्छा पहले राजतंत्र ही ठीक था या कोई तानाशाही सिस्टम ठीक था, क्योंकि जब समान अवसर सबके लिए उपलब्ध नहीं होगा तो ऐसे में चुनाव की निष्पक्षता कहाँ रह जाएगी। ये जरूर है कि भारत निर्वाचन आयोग के प्रक्रिया में और राज्य स्तर पर दोनों में थोड़ा बहुत अंतर दिखता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह आती है कि बैलेट से चुनाव होगा या ईवीएम से चुनाव कराया जाए वो बाद में तय हो, पहले ये तो तय हो जाए कि वोटर लिस्ट तो एक रहे। जिस देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है उस देश में एक मतदाता सूची नहीं है। ये अपने आप में क्या विचित्र बात नहीं है कि हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है और हम जब बूथ पर जाते हैं तो कहते हैं आपका नाम लिस्ट में नहीं है। तो ये कौन सी स्थिति है कि जिस भारत निर्वाचन आयोग ने आपको निर्वाचन का कार्ड दे रखा है, मतदाता पहचान पत्र है, और उसकी सूची से आपका नाम गायब है। तो इस सिस्टम को कैसे और अपडेट किया जाए, मजबूत किया जाए, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम कटवाए जाते हैं और नाम जुड़वाए भी जाते हैं। जिस बूथ पे जिस प्रत्याशी को वोट कम मिलता है वहाँ वो साठगांठ करके नाम कटवा देते हैं, और जहाँ वोट ज़्यादा मिलता है वहाँ वोट नाम बढ़वा देते हैं। आज देश में 100 करोड़ के लगभग मतदाता हैं। वो इस बात से सहमत होंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन तब सफल होगा जब वन वोटर लिस्ट होगी। वोटर लिस्ट को एक करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जब चुनाव आता है तो हम लोग कहते हैं लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है। चुनाव आयोग बहुत पैसा खर्च करता है जागरूकता के लिए कि भैया वोट डाले, निकलो घर से, छुट्टी दिए हैं लेकिन वोट डाल दो। शहर में परसेंटेज गिरता है, लेकिन जब पुलिस लाठी लेके गली मोहल्ले में रास्ता बंद कर दिए थे वोट डालने से रोक देती है, तब चुनाव आयोग चुप हो जाता है, तब वहां पर वो नहीं बोल पाता है। जब एक तरफ प्रचार करते हो कि खूब वोट डालो और दूसरी तरफ मोहल्ले के लोगों को वोट डालने से रोका जाता है, तो ये दोनों विरोधाभासी स्थितियां इस देश में क्यों बनी हुई हैं? अगर आप निष्पक्ष हैं तो आपको अपनी निष्पक्षता साबित करनी होगी टीएन शेषन जैसे किसी नेता के रूप में जी। आप बताइए ब्रजेश जी, ये बहुत सामान्य सी बात मैं बता रहा हूं कि बक्सा लूटना, बैलेट लूटना, ये सब पुराने ज़माने की बातें हो गई। अब प्रायोजित ढंग से वोट ही ना डाले जो बक्सा लूटे की जरूरत ही ना पड़ेगी, तो चाहे जो जीत जाए क्या फर्क पड़ता है। ये अलग बात है कि इस प्रदेश में जातीय और राजनीतिक दलों के समीकरण अलग अलग बनते बिगड़ते रहे हैं। भाजपा का उत्थान होने के बाद मायावती का लगातार पतन हुआ, दलित वोट उनसे छिटक रहा और भाजपा को बहुत बड़ी संख्या में वो दलित वोट मिला। लोकसभा चुनाव में वो उनसे अलग हो गया। अवधेश प्रसाद जीत गए अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद। फिर राम जी लाल सुमन एक नया सिरदर्द पैदा हो गए। आज दलित वोटों पर समाजवादी पार्टी भी अपना दावा करती है। अखिलेश ने ओबीसी और दलित नेताओं को काफ़ी बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी एक वर्ग दलितों का उनकी ओर गया। दूसरा सबसे बड़ा चंद्रशेखर एक दावेदार निकले दलित वोटों के, उनकी ओर भी जा रहा है। तो जो वोट का समीकरण है वो अलग है और वोट डालने का समीकरण अलग है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है
कि भाई प्रचार चाहे जितना कह लो, लेकिन जब वोटवा पड़े तब तो जीत हार के फैसला होए, उससे पहले कहाँ हो पाएगा। राहुल गांधी बहुत दिन से इस देश में चुनाव लड़ रहे हैं, अकेले वो कांग्रेस को खींच रहे हैं। राहुल गांधी अविवाहित है, लेकिन बहुत सारे शादीशुदा नेताओं की भी राजनीति उनके साथ खींच रही है, चल रही है। उनके साथ के बहुत सारे नेता बीजेपी में चले गए, लेकिन जिम्मेदारी उठाने में राहुल गांधी पीछे नहीं हटे। उन्होंने चुनाव आयोग से भी सवाल किया और देश में तमाम पद यात्राएं भी की। विपक्ष को ये सब काम करते भी रहना चाहिए। जी वीरेंद्र जी, देखिए, जब लड़ाई मोदी बनाम आदर्श है तो स्वाभाविक है कि संघर्ष लंबा होगा और मुद्दों पर लड़ा जाए जिससे वो जनता को कन्विंस कर सकें। तो इसमें कोई बुराई नहीं कि वो 5 महीने में सवाल उठाते हैं कि 41 लाख मतदाता कैसे बढ़ गए, इसका जवाब दे चुनाव आयोग। चुनाव के बाद परसेंटेज कैसे बढ़ता है। अब ये जरूर है कि हम इन सब चीज़ों को लोकप्रियता के पैमाने पर देखते हैं और मानते हैं कि बीजेपी की लोकप्रियता ज़्यादा है, मोदी की लोकप्रियता ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस देश में वो चुनाव जीत रही है। कोई तथ्यात्मक और कोई प्रमाणिक बात सामने नहीं आ पाती है जिस पर कोई शंका की जाए। लेकिन कुमार विश्वास ने इस देश में, इस प्रदेश में, इस समाज में नेताओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखी है। आज सुनिएगा आप दुबे जी, कि ध्यान दीजिएगा। कोई सदियों से छले नाम लेकर अपने परिवार का, और कोई ताजा ताजा छलिया राष्ट्र धर्म सरकार का, और कोई सबको चोर बताकर खुद ही रहजनी पर है, और कोई रखे धरनों पर पर्दा अपने भ्रष्टाचार पर, और वाणी पर पहरे गर्दन पर चाकू है, और लोकतंत्र के सारे राजा डाकू हैं। दुबे जी को कुछ आपत्ति है वैसे? बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक और ओपिनियन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। इसमें बहुत लिमिटेड समय है सभी प्रवक्ताओं के लिए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर समीर सिंह को आमंत्रित करता हूं। समीर जी, जब आपकी पार्टी जीतती है, आप सरकार पर सरकार बना रहे हैं, आपको ईवीएम बहुत अच्छा लग रहा है, चुनाव आयोग भी बड़ा प्यारा लग रहा है, लेकिन आप वही पार्टी हैं कि जब आप हारे थे तो सबसे बड़ा सवाल लेकर आप ही आए थे। नहीं ब्रजेश जी, देखिए मैं 2-3 बातें कह रहा हूँ। कहीं ना कहीं हमें लगता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और हमारे खान साहब कन्फ्यूज हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सवाल क्या उठाया अभी उनके प्रवक्ता ने कि वोट बढ़ गए। भाई, आपको यही नहीं जानकारी है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन होता है और एक कॉपी उस जिले की जिला अध्यक्ष को रिसीव की जाती है। आपके जिला अध्यक्ष ने विधानसभा सब मतदाता सूची बांट के उसका परीक्षण क्यों नहीं किया? दूसरी बात, निर्वाचन आयोग किसी राज्य में चुनाव घोषित करता है तो घोषित करने के समय बताता है कि इस राज्य में इतनी सीटें हैं, इतने मतदाता हैं और ये मतदाताओं के आधार पर इतनी सीटें चुनाव। अब आज आपको समझ में आ रहा है कि साहब 40 लाख वोट बढ़ गया। 40 लाख वोट अगर बढ़ा, 35 लाख बढ़ा जो आप कह रहे हो, तो जिस दिन निर्वाचन आयोग ने चुनाव घोषित किया उस दिन आपने ये सवाल क्यों नहीं खड़ा किया कि साहब जो बढ़े वोट है वो किस आधार पर बढ़े? जी वेट करिए, आपको कोई जानकारी नहीं, आपको धरातल पर कुछ भी पता नहीं है, आप धरातल पर काम ही नहीं करते हो। सबसे ज्यादा निर्वाचन आयोग में शिकायत करने वाली पार्टी बीजेपी है। हम सत्ता में होने के बाद भी, अभी बाई इलेक्शन हुए हैं ब्रजेश जी, सबसे ज्यादा बार हम निर्वाचन आयोग गए हैं। देखिए, कोई भी संस्था काम कर रही है उसमें त्रुटि होना एक विषय है, उसको इंगित करना, उसमें सुधार करना हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, हम कोई निर्वाचन आयोग तो आपकी कार्यशैली पसंद नहीं आई इसलिए आपने ज्यादा शिकायत की? राजनीतिक दल के प्रवक्ता, हम राजनीतिक दल के प्रवक्ता, हम निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता नहीं है। हमारा काम अगर कहीं शिथिलता है, कोई कठिनाई है, कर्मचारी है, इसी समाज के लोग हैं निर्वाचन आयोग में। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, थोड़ा लिमिटेड समय, धन्यवाद। लेकिन झूठ बोलना, सुरेंद्र जी को लाया जाए, फ्रॉड करना, धन्यवाद, गलत बातें करना, संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करना, बदनाम करना, थैंक यू सर, धन्यवाद, अपनी विफलता को छुपाने के थैंक यू लिए सर, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सब सीमित समय है सर, सब लोग को टाइम मिलना चाहिए सर, और इससे थैंक यू सर, धन्यवाद, विरोधियों को बाज आना चाहिए। ऑलराइट, सुरेंद्र जी आपके पास सर 160 सेकंड का टाइम है सर, बोलिए सर, आप एक एक बिंदु का जवाब दें सर। अभी समीर सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना, लूटना, झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, बात समीर सिंह जी आज शायद कांग्रेस की कर रहे थे, कांग्रेस के पक्ष के प्रवक्ता की तरीके से कर रहे थे।
बिल्कुल आपने सही कहा समीर जी, सहमत है। और इन सारी चीजों का जवाब भाजपा को और चुनाव आयोग को, दोनों के गठबंधन को देना होगा। आप हमको सिर्फ ये बता दीजिए कि 5 बजे के बाद, बाकी सब सुनील भाई भी सवाल उठाएंगे, 5 बजे के बाद 7% वोट कैसे बढ़ जाता है? मिल्कीपुर से लेकर अमीन साहब जवाब देंगे, आप नहीं देंगे। आपके अमीन पास साहब का कौन सा सवाल तंत्र था वोट पढ़ने का, बताने का? आपका तो एजेंट ही नहीं रहता है, बताता कौन है? उनको कंप्लीट करें। वोट बताता कौन है? जो एजेंट रहता है वो बताता है। आपके पास कोई तंत्र ही नहीं, आपके पास नैतिक, आपके पास कोई तंत्र ही नहीं है मेरे भाई। आप तो बोलने झूठ दें बोल रहे हो, आप शांत हो जाएं। ओके, आप खाली ओके, झूठ बोल रहे हो। सुरेंद्र जी बोलिए। और मैं आपको रुक जाओ, जिम्मेवारी से कहता हूं, मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि जिस दिन मतदाता सूची जारी होती है महाराष्ट्र की, उसी दिन हमने सवाल उठाया था। अगर आप चाहें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें ब्रजेश भाई, आपके आर्काइव। सवाल तो रोज उठाते बात हैं, नहीं मानी जाती। सवाल तो देश मैं का आपको उठाते हैं, बताऊं, सेना जब का उठाते हैं, मिल्कीपुर से लेकर के सर उनके पास 20 सेकंड और सर कंप्लीट हो। सर आप इतना डिस्ट्रैक्ट लग रहे हो सर, उनको जवाब कंप्लीट करने दो। आप जो है अपने लोगों को बैठा करके और विपक्ष के लोगों को लाठी मार करके मेरे लोग तो Thank पूरे you, sir. देश के लोग हैं, और मेरे हम लोग तो सर 20 पूरे सेकंड देश बचे, के सर रुक लोग जाओ हैं। सर रुक जाओ। 125 आप मिलियन की सर आबादी मेरी डोंट है डिस्टर्ब भाई। सर, आपको पहले समय दे दिया तो आप मेरी दूसरों है, के साथ ऐसा मैं मत किसी करो। को आप प्लीज, आता ही नहीं। आप प्लीज रुको। ईवीएम पर हम तब भी सवाल उठाते हैं ब्रजेश भाई जब हम जीतते आप हैं। सर धन्यवाद सर, तब भी बहुत सवाल शुक्रिया उठाते सर। हैं। प्रमाण भी तो अरे लिमिटेड आपके समय है पास सर। तो क्या है ना, आप आपके इस्तीफा साथ दे दीजिए, आपको राहुल बीमारी गांधी हो को गई है कहिए, समीर इस्तीफा दे से, दें। सर एक आपको सेकंड, बीमारी हो गई है दूसरे के बीच में बोलने आप प्लीज रुक जाओ, आप पूर्ण कंप्लीट कर बीमारी लेंगे। नहीं है, अंधे जो हो गए। बीमारी आपको आप है, कंप्लीट मैं करो, आपको रुक जाए। बेनकाब कर रहा हूँ सुरेंद्र जी। सत्ता के घमंड में आप अंधे हो गए। ओके, ऑल बेनकाब राइट। कर रहे सुनील हो, साजन, आपको कोई सर जानकारी धन्यवाद। नहीं है। सुनील साजन को लाइए। आपको सर जानकारी सर नहीं समय है, न आपकी बर्बाद जानकारी मैं बढ़ा रहा करें, हूँ। आपसी संवाद में समय न व्यर्थ करें। बहुत शुक्रिया, सुनील साजन को लाया राहुल जाए। गांधी और सर आप धन्यवाद सर। अरे भैया मैं सर तो धन्यवाद आपको बता रहा सर, हूँ, डिबेट क्या आगे होता बढ़ाने है, दो, रुक आपको जाए। प्रोसेस ऑल नहीं राइट, पता है। ओके सुनील अरे आप सर धन्यवाद आपकी सर। सरकार में आपको प्रोसेस सर नहीं एक पता सेकंड क्या सर, होता है। आप लोग समय न जाया करें। आप डाकू भी है। ओके अरे बहुत भाई, शुक्रिया। आपको 60 साल सुनील की साजन जी, सरकार मैं के आपसे जानना प्रोसेस चाहता नहीं हूँ पता तो क्या करें? कि आपने जब लिखित अरे शिकायत भाई, सुनील जी, गुस्सा की क्यों उसके कर रहे बावजूद हो? चुनाव आयोग से कोई फॉलो अप किया आप लोगों ने? सर धन्यवाद सर, धन्यवाद। साजन जी आपने कोई फॉलो अप किया चुनाव आयोग से? सुनील साजन भाषाई आतंकी है ये लोग। सर धन्यवाद सर, बोलिए सर सुनील साजन जी। देखिए ब्रजेश जी, अगर हमारे नेता ने दावे के साथ और सबूत सर थैंक के यू सर। साथ हाँ, बोले सर प्रमाण दिए साजन हैं जी। थोड़ा सुरेंद्र जी को निर्वाचन और समय आप आयोग दे देंगे को, लास्ट में टाइम। सुरेंद्र तो जी को स्वाभाविक आप सर प्लीज बीच में ना बोलिए, थोड़ा याद आ बीच गया में ना होगा, बोलिए बचा सर, होगा। बीच में ना बोलिए। हर दूसरी कुछ बचा तीसरी होगा प्रेस तो कॉन्फ्रेंस में पूछ सर, लेते धन्यवाद हैं सर, रुक जाएं सर। कि आखिर उसका क्या हुआ, चुनाव आयोग क्यों नहीं बोल रहा है। तो चुनाव आयोग लगातार उस बात का जवाब नहीं दे रहा जो हमको नोटिस दी थी, जो समाजवादी पार्टी को नोटिस दी और जो समाजवादी पार्टी ने सबूत के साथ दिए। देखिए मैं बीरेंद्र सिंह जी की एक बात से सहमत हूं, हालांकि वो सब कुछ सही कह रहे थे कि अगर इस देश में एक मतदाता सूची आप कर दें हाँ, तो बहुत से सवालों का जवाब अपने आप मिल जाएगा। अब बस वो ग्रामीण और जहां तक शहरी में बीजेपी मामला के फंसता है, प्रवक्ता मुझे कह लगता रहे हैं, है भाई सारी समझदारी वो कैसे हैंडल किया जाएगा। नहीं, मुझे लगता है कि ये जो कह रहे हैं इनके प्रवक्ता कि सारी समझदारी बीजेपी में है, हम लोग तो कुछ जानते नहीं, हम लोग तो आप बूथ पे मांग काम करो नहीं ना, करते, आप तो हम कभी जमीन मांग पे किए काम ही नहीं कर नहीं, रहे आप तो हैं। कैसे EVM मोदी जी बदलने की हारते बात हारते करते बच हो गए? साजन जी। एक अच्छा मिल्कीपुर आप कैसे जीते हो मतदाता उसका की जिक्र बात हो करो गया। ना, सूची की राधा बात। बात आप करते करने ही दो। नहीं हो, आप थोड़ा आपने पहले योगी जी ने देखो, देखिए, बीच आपको मत पहले बोलिए। समय दिया तो आप योगी ऐसा जी मत ने करो। हाँ, बोलो। कहा कि हमको 65% हमको मुस्लिम वोट मिल गया। अगर योगी जी इतना ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, तो गोरखपुर से न लड़े, चले जाएं मुरादाबाद। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। खान साहब जमानत बचा दे तो बताइएगा। आप बताइए। जमानत तो वो आपकी गोरखपुर आप पर इन्होंने में कुछ बचा पाएंगे। धन्यवाद देख रहे हो, कहीं से लड़ने नहीं बचा क्यों पाएंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने मुख्यमंत्री देख रहे हो आप? मुख्यमंत्री सारे मंत्री क्यों मुंगेरी आप लाल दोनों लोग के शांत हसीन हो सपने और देख रहे हो साहब आप? दोनों को धन्यवाद है, मैनपुरी में तो दोनों को दुर्गति धन्यवाद हो है। खान गई साहब यार। बोलो आप। साहब रुक जाइए भैया, आपको तो बोलने दो भाई। आप बोलो खान साहब। मैं कह रहा हूँ दोनों शांत हो जाओ सर। मैं चुनाव दोनों के आयोग माइक को बंद कर दो सर और खान साहब कान करो। मैं आप चुनाव बोलो आयोग सर। को मैं ये कहना आपकी चाहता आवाज हूँ, नहीं जा रही देखिए है। एक उदाहरण है मिश्रा जी, आपने भी उस चीज को चलाया है संक्षेप में खान हाँ, साहब। महाराष्ट्र में एक गांव में जिन लोगों ने वोट दिया उन्होंने कहा हम फला पार्टी को वोट दिए हैं और हमारा वोट दूसरी सर ये पार्टी को चला पब्लिक गया। है सर, कहती कुछ है और नहीं, करती करती कुछ है। नहीं, उन्होंने- ये सर्वे जानते हैं, सुनिए, कंपनियों सुनिए, की तो सुनिए, फेल सर हुए, जी, सुनिए। बाहर कुछ दूसरे बता दिन- रहे थे, दूसरे अंदर दिन- कुछ कर सुनिए रहे सर, खान सुनिए साहब सर, भी यहाँ कुछ और दूसरे कहेंगे, दिन- बाहर कुछ दूसरे और दिन कहेंगे। उन्होंने अपना डेस्क लगाया यहाँ कुछ और और वो कहेंगे, चुनाव बाहर आयोग कुछ जैसे और वोट कहेंगे। करता है वैसे बनाया
आया, पुलिस वालों ने आकर लाठी से पीट दिया।
कहा नहीं ये सब नहीं चलेगा, जहां तो क्या किया जाए, आपके पास कोई सुझाव है? मेरे पास सुझाव यही है कि ये एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। और देखिए जैसे हमारा नाम काट दिया गया तो किसी का नाम नहीं, आप थोड़ा सहयोग करें दुबे जी, कोई नाम नहीं कटना। ये लोग आरोप लगा रहे हैं अपोजिशन वाले आयोग पर। नहीं, वो आरोप लगा रहे हैं, उनकी अगर बातों में तो उनकी जांच कराओ ना। मैं तो ये थोड़े कह रहा हूं कि वो ना करें। अब एक मतदाता सूची हो, हम कह रहे हैं कि भाई वो एक हो ये बात, ये अगर उठा ये वन नेशन वन वोटर लिस्ट, नहीं वोटर लिस्ट तो एक होनी चाहिए। तो हम भी जो चीज सहमत है वो तो हम सहमत हैं। और ये मैं एक लाइन की बात कह को खत्म, सर खत्म करो सर, नहीं मुझे डिबेट ओवर करनी सर। महात्मा गांधी, अरे विज्ञापन भी चलाने हैं ना, ऐसे थोड़ी है। बच्चा गुड़ खाता था, हमारा भी तो खाना खर्चा देखोगे। आप बोल दे तो सुन भी लो। मैं एक लाइन में खत्म कर रहा हूँ। एक बच्चा गुड़ बहुत खाता था लेकिन गांधी जी को मानता था। उसकी माँ गांधी जी के पास लेके गई, कहा कि भाई ये गुड़ इसे मना कर दो। लेकिन जब उन्होंने गुड़ छोड़ा तब मना किया। पहले खुद तो सुधरो, चुनाव छोड़ दे मतलब। नहीं बिल्कुल। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहनों भाइयों, डिबेट के बाद देखिए सोनम ने राजा का कत्ल क्यों कराया, बड़ी सनसनीखेज जानकारी थोड़ी देर में।